ये पुस्तक किसने लिखी है? एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू किया था। जी सर। क्या उद्देश्य था उस स्कीम का और अभी क्या स्थिति है उसकी? साकेत और कौसाम्बी दोनों हिस्टोरिकल प्लेस रहे हैं। जी सर। कुछ बता सकते हैं इनके विषय में? यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे वो यूपी को आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करेंगे? बाउंड्री और फ्रंटियर, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? मैं कम इन सर? जी आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप हैं साकेत सिंह? जी सर। आपका मीडियम क्या है? हिंदी। और मेंस का मीडियम क्या था? हिंदी सर। हिंदी था। कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश कौसाम्बी से हूँ। अच्छा, तो साकेत पहले आप परिचय दीजिए अपना, फिर हम बात शुरू करते हैं आपसे। सर मेरा नाम साकेत सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले के निवासी हूँ। ये मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी थी। बीए किया था आपने? जी सर। यूपीएससी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड इंटरव्यू है। और मेरी हॉबीज है मेडिटेशन और वॉकिंग करना। मेडिटेशन और वॉकिंग? जी सर। क्या ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं कि चलते चलते मेडिटेशन हो जाए? जी सर, हो सकता है। कभी किया आपने? जी सर। सच में चलते चलते मेडिटेशन हो गया? सर मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि एक साक्षी भाव के साथ अपने कमियों को समझना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखना, आत्मविश्लेषण करना, तो ये वॉकिंग के साथ किया जा सकता है। ये मेडिटेशन है, तो फिर आत्मविश्लेषण क्या है? आत्मविश्लेषण का मतलब अपनी कमजोरियों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को समझना। अच्छा, मेडिटेशन कैसे करें, थोड़ा समझाइए मुझे, प्रक्रिया क्या है? सर मैं ईसा क्रिया मेडिटेशन करता हूँ। कौन सा? ईसा क्रिया। ईशा क्रिया? जी सर। अच्छा, क्या होता है उसमें? इसमें 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और ये महसूस करते हैं सांस लेते के दौरान कि मैं आत्मा नहीं हूँ। मतलब पूरक, कुंभक, रेचक बोलते हैं इन चरणों को? सर अच्छा, कुछ और है, बताइए। वो प्राणायाम से संबंधित है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें सांस लेते समय ये अपने मन में विचार लाया जाता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, और सांस छोड़ते मैं आत्मा नहीं हूँ? जी सर। या मैं शरीर नहीं हूँ? जी सर, मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। सांस लेते समय मैं शरीर नहीं हूँ, और जब सांस छोड़ते हैं तब मैं आत्मा नहीं हूँ। इसका विचार मन में लाया जाता है। पक्का? जी सर। अगर मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ? क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि जो भारतीय परंपरा है, जी सर, केवल बौद्ध दर्शन को छोड़ दें, 4 भाग तो प्राणायाम करते नहीं हैं, बौद्ध को छोड़ दें, तो बाकी सबके ध्यान का मूल भाव ये है कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अगर मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? इसका जवाब वहाँ पर नहीं है। जी सर। और आप ईशा क्रिया की बात कर रहे हैं, यानी कि सदगुरु का जो है वो वाला। जी सर। तो वो कैसे कहेंगे कि मैं आत्मा नहीं हूँ? मेरे ख्याल से तो वो ये कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मस्तिष्क नहीं हूँ, ये तो कह सकते हैं, पर मैं आत्मा नहीं हूँ, ये तो मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रहा। सर इसका मूल मान्यता ये है कि अपने आप को ईश्वर का ही एक भाग समझना, और अलग से अपने जो द्वैतवादी सिद्धांत है उसमें अपनी अलग सत्ता ना मानना। इसका मूल सर सिद्धांत ये है। मुझे लगता है कि आप हमें प्रभावित करने के लिए अच्छी अच्छी लाइनें याद करके आए हैं, लेकिन आपने मेडिटेशन किया नहीं है उतना। सर मैं करता हूँ। सच में? जी सर। अच्छा, चलिए मान लेते हैं आपका नाम साकेत है, हिंदी साहित्य आपका विषय है, तो मुझे बताएं कि साकेत नाम की पुस्तक किसने लिखी है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। ठीक है। अब आपने खुद एक प्रश्न दे दिया कि राष्ट्र कवि क्यों कहते हैं उनको? सर वो जिस दौर पे मतलब वो साहित्य लेखन कर रहे थे, उस दौरान अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो उनकी जो कविताएं थी वो राष्ट्रवादी चेतना से युक्त थी, और अतीत का गौरव गाथा उन्होंने किया ताकि आम जनमानस में अतीत के प्रति एक गौरव हो, और वो एक मोटिवेशन के साथ अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष कर सकें। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु कब हुई उनकी, कुछ अंदाजा? सर वो द्विवेदी युग के कवि थे, और इसके बाद जन्म मृत्यु का मुझे जानकारी नहीं है। किस राज्य में थे, इसका अंदाजा? सर एग्जैक्ट नहीं। उनके एक भाई हैं, वो भी बड़े अच्छे कवि थे हिंदी साहित्य के, उनका नाम? सर सियाराम शरण गुप्त। जी सर। और साकेत जो रचना है, साकेत रचना क्यों प्रसिद्ध है, उसमें क्या खास बात है? जी सर, उसमें उन्होंने इतिहास की उपेक्षित नारी उर्मिला के बारे में, उन्होंने उस नायिका के रूप में उर्मिला का वर्णन किया है, और उसमें यह दिखाया है कि जब भगवान
राम के साथ लक्ष्मण चले गए थे, तो एक महिला की विरह दशा में मतलब क्या मनोस्थिति होती है, और इसलिए उन्होंने उर्मिला को एक नायिका के रूप में वर्णन किया है और उनके त्याग को, उनके संयम को सराहा है। कौन सा सर्ग है साकेत का जिसमें उर्मिला के बारे में लिखा गया है? सर माफ़ कीजिए मुझे। कोई ऐसी पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध हो कि उर्मिला ने वो पंक्ति कही और पूरे हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हो गई? जी सर, वो है सजनी रोता है मेरा गान, प्रीत तक नहीं पहुंच पाता उसकी तान। ठीक है सर। साकेत, आप लेखपाल हैं? जी सर। वर्ष 2024 लगभग आप 6-8 महीने से काम कर रहे हैं। सर मैं सिर्फ 1 माह ही काम किया हूँ, उसके बाद मैं EOL लेकर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रशिक्षण थोड़ा बहुत मिल गया होगा? जी सर, थोड़ा सा। ठीक है, ये बताएं कि भूमि अधिग्रहण की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें ज़्यादातर किसान दुखी रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार से हमेशा शिकायत मन में पाले रखते हैं। क्या कारण है? भारत में भूमि अधिग्रहण की क्या प्रक्रिया है और भूधारकों में असंतोष क्यों होता है? 2013 में केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया था जिसको भूमि अधिग्रहण एक्ट कहते हैं। उसी के तहत भूमि का अधिग्रहण होता है। उसमें अगर PPP मॉडल के तहत कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो उसमें 70% लोगों का, अगर प्राइवेट कंपनी कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो 80% ग्रामीणों की सहमति लेके ही प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। और किसानों के बीच असंतोष का कारण ये रहता है कि उनकी जो लैंड होती है उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, और कई बार मुआवजा मिलने में देरी हो जाती है क्योंकि कई बार करप्शन जैसे मामलों की वजह से जो बड़े पूंजीपति बड़े किसान होते हैं उनको ज़्यादा दे दिया जाता है, जो कम जागरूक किसान होते हैं उनको कम मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? मुआवजे की तो दर तय होती होगी ना, सभी के लिए एक ही जैसी दर होती होगी। जी सर, वो प्रावधान किया गया है लेकिन एक्ट का सटीक क्रियान्वयन नहीं हो पाने की वजह से किसानों में असंतोष रहता है सर। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये भी कहती है कि अवैध दखल अगर किसी ने किया है तो उसे विस्थापित कर दिया जाएगा। सरकार खुद ही अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण कर लेती है या भोलेपन का नाजायज उपयोग कर लेती है? सरकार कर लेती है या उसके कुछ प्रशासक कर लेते हैं? ऐसे में न्याय के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है? कहाँ तक क्षेत्राधिकार है न्यायपालिका का? सर इसमें ये है कि अगर 5 वर्ष के अंदर उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है तो पूरा जो लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और उसके भीतर अगर किसान या सरकार दोनों किसी मामले में दोनों के बीच विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, कई वनवासी क्षेत्र में भी खनिज के दोहन के लिए या अन्य बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के लिए आदिवासियों का पहले विस्थापन कर दिया जाता है, फिर उनके पुनर्वास की बातें चलती हैं और 3 दशक 4 दशक तक वो चर्चा चली रही है, चाहे टिहरी डैम परियोजना हो, नर्मदा हो या अन्य बहुत सारे परियोजनाएं हैं। क्या नई व्यवस्था है? क्या आपको लगता है कि पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए उसके बाद ही कोई विकास का कार्य होना चाहिए, या विकास का कार्य पहले कर लेना चाहिए और पुनर्वास का कार्य लंबित रखना चाहिए? सर मुझे लगता है दोनों कार्य साथ साथ के किए जाना चाहिए। इसके लिए सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा सकता है और उसके तहत जो आदिवासी समुदाय हैं उनका रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन किया जाना चाहिए। सर क्या कानूनी प्रावधान अभी क्या है नए कानून में जिसका आपने उल्लेख किया है, उसमें क्या प्रावधान है? सर उसमें यही प्रावधान किया गया है कि सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, उसके बाद ही रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन दोनों किया जाएगा सर। और जो समुदाय जिनका विस्थापन किया जा रहा है उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स और स्कूल जैसे संस्थाओं का भी निर्माण किया जाएगा ताकि उनको गरिमापूर्ण जीवन के साथ कोई उल्लंघन ना हो। ठीक है, भारत सरकार ने 3-4 साल पहले एक एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू किया था। जी सर। क्या उद्देश्य था उस स्कीम का और अभी क्या स्थिति है उसकी? सर उसका 2020 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जो फंडिंग करने के लिए इसको शुरू किया गया था, जिसमें 13 सेक्टर्स की पहचान किए गए थे। जो ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं उनको मोनेटाइजेशन करके उससे जो पैसा मिलेगा उसको कहीं अन्य जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्राउन फील्ड एसेट क्या होता है? जो पहले से कोई प्रोजेक्ट होता है जब उसी में थोड़ा सा मतलब परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसी को ब्राउन फील्ड कहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। साकेत जी। जी सर। आप कौशाम्बी से हैं? जी सर।
साकेत और कौसाम्बी दोनों हिस्टोरिकल प्लेस रहे हैं। जी सर। कुछ बता सकते हैं इनके विषय में? जी सर। बताइए। महाजनपद काल में जिन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है उनमें से एक वत्स था, उसकी राजधानी कौसाम्बी थी सर। और जो 16 महाजनपद में एक कौशल था, उसकी राजधानी साकेत थी, जो वर्तमान काल में अयोध्या क्षेत्र है। अच्छा, इनकी ज्योग्राफी के विषय में भी कुछ बता सकते हैं? जी सर। ज्योग्राफी आप पढ़े हैं? जी सर। हाँ। कौसाम्बी गंगा और यमुना दोनों नदियों के दोआब में स्थित है और कौसाम्बी शहर के पास से यमुना नदी गुजरती है और ये बहुत फर्टाइल लैंड है, जिस वजह से यहाँ गेहूँ और धान का काफ़ी उत्पादन होता है सर। और साकेत? सर उसके बारे में, वो भी सर मिडिल गंगा प्लेन का हिस्सा है सर, और वहाँ भी फर्टाइल लैंड्स हैं। और मिडिल गंगा प्लेन? जी सर। ये कहाँ से कहाँ माने हम? सर ये लखनऊ के आसपास के रीजन को इसमें ले सकते हैं सर। इसका एग्जैक्ट नहीं, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर। जी सर। तो क्या डिवीज़न है? आप तो ज्योग्राफी पढ़े भी होंगे। खैर। जी सर। अपर गंगा प्लेन वो लखनऊ से लेकर और मतलब वेस्टर्न यूपी उसमें आता है, और फिर लखनऊ से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा तक मिडिल गंगा आता है, और लोअर गंगा बिहार और वेस्ट बंगाल का रीजन है। श्योर हैं आप? सर पूरी तरह से और नहीं, लेकिन सर मुझे लगता है ऐसा है। अच्छा, चलिए बताइए जरा सा, रुद्धोष्म ह्रास दर क्या होती है? शायद एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं उसको। सर ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर तापमान का जो ह्रास होता है सर, और सर सॉरी सर एग्जैक्ट अभी याद। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, आईपीएस बन गए। जी सर। और आपकी पोस्टिंग किसी ज़िले में है, वहाँ एक ह्यूमन राइट कमीशन की टीम विज़िट करने वाली है क्योंकि वहाँ कुछ वायलेशन हुआ है। तो आपके जो बॉसेस हैं, डीआईजी, आईजी, सारे लोग वहाँ इकट्ठा हैं और वायलेशन के ढेर सारे केसेस हैं। उन्होंने आपसे कहा कि कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना उसके सामने, और जो भी होगा हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। क्या करेंगे आप? सर अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें मानवाधिकार का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन अगर हुआ है और दीर्घकालिक रूप से देखें तो उसका अगर डिस्क्लोज करना एक अनिवार्य हो जाता है तो सर मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा। लेकिन अगर कोई मामला बहुत ही माइनर है जिसको आसानी से ठीक किया जा सकता है तो उसको सर मैं। अच्छा, यानी मामला माइनर है या मेजर है, डिपेंड इस पे करेगा। अगर बहुत मेजर है तो डिस्क्लोज कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी सर। ओके ओके, ये छोटी मोटी धांधली कर सकते हैं आप सर, बड़ी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, अगर बहुत ही मामला छोटा है जिसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं तो, क्योंकि हमारे सीनियर्स का है, उनका भी आदेश को मानना सर एक हमारा जो ड्यूटी होती है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए सर। ओके। अच्छा, मेडिटेशन और योगा में कुछ फ़र्क होता है क्या, कि सेम होते हैं? जी सर। अच्छा, क्या बताइए। जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक योग दिया है उसमें से एक ध्यान है, तो ये योगा ब्रॉडर टर्म है, उसी का एक सबसेट है ये योग सर। अच्छा जी सर। ओके। भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं बताइए मुझे। जैसे भारतीय संस्कृति में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का अद्भुत समन्वय मिलता है सर, और भारतीय संस्कृति में एक लचीलापन है, जो अच्छी बातें होती हैं दूसरी संस्कृतियों को उसको ग्रहण कर लिया जाता है, और भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के प्रति एक झुकाव नज़र आता है सर, और भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मानती है सर। ठीक है, थैंक यू। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर रही है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं आपके हिसाब से? जी मैम, इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिला है, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल पहचान होती है, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या वहाँ के जो लोकल कुजीन्स हैं, उनको इसको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा इससे मिला है मैम, और जो वहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिला है, जिससे रीजनल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं यूपी में जो अभी आप सोच पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से अगर हम सोचें तो? मैम, कोई प्रोसेस होता है तो उसकी एक प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, जिस वजह से रेड टेपेज बढ़ जाता है। मैम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मैं भी यही सोच पा रहा हूँ। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे वो यूपी को आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करेंगे? मैम, इसके लिए 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति शुरू किया है, जिसके तहत अगर कोई कंपनी वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आती है तो सरकार अपनी ज़मीन को बहुत
मतलब सर्किल रेट से बहुत ही कम कीमत पर सरकार उसको प्रोवाइड कराती है। और दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन टैक्स या और जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसको सरकार ने फ्री कर दिया है। और इन्वेस्ट यूपी पोर्टल शुरू किया है जिसमें 481 सर्विसेज को सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से शुरू किया गया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी बेहतर हुई है। 2018 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पे था और 2021 में दूसरे नंबर पे आ गया है। क्या इससे अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ इम्पैक्ट होगा? यस मैम, अगर कोई कंपनी बाहर से आके यहाँ पे निवेश करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इस समय भी उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट भारत में सबसे कम है, जो 2.4% है। पक्का? यस कंफर्म्ड विद द डेटा? यस मैम। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, राइट? जी मैम। जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिक्स में? एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिक्स मैम, इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि वो प्रयागराज मंडल के बहुत सारे छात्रों को वहाँ पे एजुकेशन के हब के रूप में काम करता है और वहाँ पे सिविल सेवा की प्रिपरेशन के लिए गुड एनवायरनमेंट मिलता है। तो जो बच्चे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं आ पाते उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। और पॉलिटिक्स में देखें तो नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ से पढ़े हैं और भारत के भी चंद्रशेखर और बीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री वहीं से पढ़े हैं। ठीक है, आपने एजुकेशन में सिर्फ सिविल सर्विसेज का मेंशन किया अपने आंसर में। क्या ये आईटी में बूस्ट नहीं करेंगे चीज़ें? इंजीनियरिंग को बूस्ट नहीं करेगा ये एजुकेशन? यस मैम, करेगा, लेकिन वहाँ पे आईआईटी नहीं है और वहाँ पे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इस वजह से वो सिविल सर्विस के लिए बेहतर यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हम ये डिफरेंस क्यों देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर में कि वहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इंजीनियरिंग को नहीं, या साइंस के स्ट्रीम्स को नहीं? मैम, इसका कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे जितने लोग एडमिशन लेते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी में लेते हैं और जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने वाले होते हैं वो नीट या जेईई के थ्रू अन्य जगह चले जाते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के बीच का डिफरेंस क्या है? सॉरी मैम, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। साकेत जी। जी सर। एक बहस शुरू हुई थी जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था कि भारत इंडिया, जी सर, इसमें से भारत लिया जाना चाहिए, इंडिया मतलब इस तरह की जो है बातें शुरू हो गई थी कि इंडिया हटा दिया जाना चाहिए और संविधान से भी इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है इस पे? भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जिसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसमें दोनों शब्द आ जाते हैं सर। और इसका अगर हिंदी वर्जन देखें तो उसमें पहले भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा, तो इसमें दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस संशोधन की ज़रूरत है। नहीं, उसमें एक विवाद में बात कही जा रही है कि इंडिया शब्द जो है वो कहीं ना कहीं औपनिवेशिकता, गुलामी का प्रतीक है और इंडिया को ये अच्छे अर्थों में अंग्रेज कभी यूज़ करते भी नहीं थे। और ऐसे तर्क भी दिए जाते हैं कि भाई इंडिगो शब्द से इंडिया, काले लोगों को इस तरह से जताने के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। तो क्या आपको लगता है कि एक गुलामी के प्रतीक को हम शामिल करके चलते रहें हमेशा, ये ठीक रहेगा? सर मुझे लगता है कि एक शब्द औपनिवेशिक विरासत की पहचान नहीं दे सकता है, क्योंकि हम आज भी हमारे भारत में हर जगह पे इंग्लिश का उपयोग होता ही है जो कि ब्रिटिश लैंग्वेज है। इसी तरह पे कॉलोनियल पीरियड के बहुत सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मौजूद हैं, तो इसको हम देख नहीं सकते। और इंडिया और भारत दोनों शब्द जो हैं भारत की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको भी दर्शाते हैं। तो बहुत से देशों ने अपना नाम बदला है, क्यों? जैसे वर्मा का नाम बदल के म्यांमार किया गया, वो तो यही कह रहे हैं कि औपनिवेशिक नाम था, हमने बदल दिया। श्रीलंका ने अपना नाम बदल दिया, सिलोन से हटा के क्या कर दिया, श्रीलंका कर दिया। जी सर, अपने सांस्कृतिक अस्मिता के लिए बहुत सारे राष्ट्रों ने बदला है और लेकिन भारत के संविधान के हिसाब से भारत और इंडिया दोनों शब्द हैं, तो ये भारत के एक लचीलेपन को दिखाता है सर। चलिए, बहुत। ये बताइए कि अभी वर्तमान में निजीकरण को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। जी सर। तो आपको ये नहीं लगता प्रस्तावना से अब समाजवाद शब्द हटा दिया जाए? जब निजीकरण को ही बढ़ावा देना है तो फिर समाजवाद शब्द को रखने का कोई अर्थ तो है नहीं। जी सर, मेरा मानना है कि निजीकरण और समाजवाद दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। अभी बता सकते हैं कैसे दोनों साथ साथ चल रहे हैं?
जैसे निजीकरण मतलब समाजवाद के माध्यम से सरकार उन सेक्टर पर विशेष फोकस कर सकती है जहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ भी आकर्षित नहीं हो सकती हैं। तो अगर सरकार वहाँ पे प्रारंभिक लेवल पर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके बाद प्राइवेट कंपनी भी वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं और तब सरकार वहाँ का निजीकरण करके किसी नए सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है सर। तो इसे दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चलिए, अच्छा, चलिए ये बताइए कि अभी आप पर्यावरण के ऊपर बात करके भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को लेकर चेतना दिखाई देती है। जी सर। और अभी आप ये भी सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ईवी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। जी सर। उद्देश्य भी यही है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। जी सर। लेकिन क्या ईवी वाकई पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है? आपको लगता नहीं कि बैटरी वेस्टेज के कारण पर्यावरण को चुनौती मिलेगी? जी सर, ईवी को अपनाने से जो वायु प्रदूषण है उसमें तो कमी हमें दिखेगी, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट का भी एक चैलेंज है। लेकिन हमें साथ ही साथ रिसाइकिल इकोनॉमी को अपनाया जाना चाहिए हम, और ई वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए भी सरकार है आपके दिमाग में कि ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जी सर, सरकार ने इसके लिए 2022 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी जारी किए हैं, जिसके तहत ये कहा गया है कि सर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी की अवधारणा लाई गई है, जिसमें जो कंपनी जितना ई वेस्ट करेगी उसको एक निश्चित मात्रा में खरीदना पड़ेगा, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे, बाउंड्री और फ्रंटियर, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? जैसे जो बाउंड्री होती है वो दो देशों के बीच की राजनीतिक और संप्रभुता का निर्धारण करती है, लेकिन जो फ्रंटियर होता है वो भौगोलिक सीमा को दर्शाती है। जैसा कच्छ के क्षेत्र को हम मान सकते हैं कि वो फ्रंटियर है, लेकिन मैकमोहन लाइन को और रेड क्लिफ लाइन को हम सीमा मानते हैं। चलिए। साकेत जी सर। एक लेखक थे जिनका नाम था गारसद तासी। जी सर। फ्रेंच आदमी थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। क्या नाम था उस पुस्तक का? सर द इस्तवार दला लिटरेतुर इंदो हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया। उसकी क्या खास बात है? जी सर, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और उन्होंने काल विभाजन भी उन्होंने काल विभाजन जो है वो भी साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया था, जो बाद के कवियों के द्वारा अपनाया गया, जैसा मिश्र बंधु हो गया, आचार्य शुक्ल द्वारा। भगवान राम की कहानी बहुत लोगों ने लिखी है। जी सर। उनमें सबसे अच्छी रचना कौन सी है जो आपको लगता हो कि राम के व्यक्तित्व को समझने के लिए सबसे महान कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा सर। मेरे उनके जो राम हैं उनमें ऐसी क्या खास बात है जो तुलसीदास के राम से बेहतर है? तुलसीदास के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और ईश्वर के अवतार के रूप में आए हैं, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम वो एक मानवीय राम है, जो हताश भी होते हैं और आशा निराशा के द्वंद्व में भी रहते हैं और बीच बीच रोते भी हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, राम बहुत महान राजा थे, इसलिए राम राज्य की कल्पना हम लोग मानते हैं। जी सर। और सबसे अच्छा राज्य हमारी कल्पनाओं में राम राज्य होता है। जी सर। इमेजिन कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप आपको मिलते हैं और वो आपसे कहते हैं कि मुझे सलाह दो कि मैं अमेरिका का शासन बहुत अच्छे तरीके से कैसे चलाऊं। आप उन्हें क्या क्या सलाह देना चाहेंगे भगवान राम के व्यक्तित्व के आधार पर कि वो भी अपने व्यक्तित्व में वो चीज़ें लेके आए? जैसे भगवान राम का शासन जो था वो इथिकल गवर्नेंस, नैतिक शासन था। तो पहला मैं ये सलाह दूंगा कि शासन में ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो और सिटीजन सेंट्रिक शासन होना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा सर कि उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, चाहे वो लैंगिक हो चाहे नस्ली हो। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए सर। और चौथा ये रहेगा कि जो न्याय प्रणाली है वो त्वरित होना चाहिए और जस्टिस सिस्टम इंक्लूसिव भी हो और समय से निर्णय दे सर। और पांचवा ये कहूँगा कि पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। भगवान राम के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी बातें आपने देखी? कोई दोहा, छंद, श्लोक बता सकते हैं? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात। अच्छा लगा साकेत आपसे बात करके, अब जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं कम सर। बैठिए बैठिए बैठिए। कैसा हुआ इंटरव्यू? सर एवरेज था। एवरेज था? जी सर। पिछली बार कितने नंबर मिले थे आपको यूपीएससी में? सर 145। वो एवरेज से नंबर। इस बार तैयारी बेहतर है आपकी? जी सर। इस बार जो मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं आप, तो जनरली कितने नंबर मिल रहे हैं?
सर 180 से 190 के बीच में। ठीक है, आज भी आपका लेवल अच्छा है, थोड़ा सा कहीं कहीं दबाव हुआ लेकिन बाकी ठीक था। एंट्री बहुत अच्छी है आपकी, विशेष रूप से अच्छी है, क्योंकि बड़ा लाइवली तरीके से आप आए। ड्रेस भी अच्छी है, बैठने का तरीका भी अच्छा है, इंट्रोडक्शन भी ठीक दिया है, वहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसी मेडिटेशन और वॉकिंग की बात हुई वहीं से मामला फंसना शुरू हुआ। जी सर। आपने खुद ही कहा उछल के कि मुझे मेडिटेशन और वॉकिंग पसंद है। मैंने रैंडमली पूछ लिया कि वॉकिंग करते हुए मेडिटेशन हो सकता है? आपने कहा हो सकता है, हो भी सकता होगा शायद। और आपने जो मेडिटेशन का मतलब बताया वो तो लगा कि डायरी लिखने वाली बात कर रहे हैं, अपनी गलतियां देखना, अपनी अच्छाइयां देखना, अपना विश्लेषण करना अपने आसपास का। अरे मेडिटेशन में तो कुछ भी नहीं देखना है, सब चीज़ों से मुक्त हो जाना है। तो वो थोड़ा सा उस पर काम कर लीजिए, मेडिटेशन पे। फिर जैसी मेडिटेशन में बात आगे बढ़ी उसके बाद थोड़ा सा मामला और फंस गया, क्योंकि मेडिटेशन क्या होता है? आपने कहा मैं आत्मा नहीं हूँ। देखो, बौद्ध परंपरा आत्मा को नहीं मानती है। जी। चारवाक तो ना आत्मा ना ध्यान कुछ नहीं मानते। बाकी सातों दार्शनिक धाराएं ये मानती हैं कि मेडिटेशन का पर्पज़ ये है कि मैं समझ जाऊँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार नहीं हूँ। तो या तो ऐसे वाक्य लाओ मत, और लाओ तो ठीक बोलो। चेक कर लेना ईशा क्रिया, आपने जो बोला ना, मैंने ईशा क्रिया कभी देखा नहीं है, कैसा होता है? सर उसमें यही होता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ और मैं मन शरीर भी नहीं हूँ। ये बात चेक कर लेना। मतलब हमारे दर्शन में क्या होता है? मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मस्तिष्क नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सर मुझे सदगुरु का वाक्य भी याद आ रहा है, आत्मा नहीं हूँ। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द सोल। तो व्हाट आई एम उस बताया उन्होंने उसके बाद? नहीं सर। हो सकता है कुछ अलग हो, मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है, जो भी है ठीक से उसको पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आप वहाँ पर जस्टिफाई कर सकें। इसके बाद साकेत में जब आपने कहा ना मैथिशन गुप्त, साकेत का मतलब है अयोध्या, तो आपका इंटरव्यू अयोध्या सेंट्रिक हो सकता है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, अब मैथिशन गुप्त आपने पढ़ाई था, मुझे पता ही था कि आप पढ़ के आए होंगे। मैंने इसलिए पूछा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब तक थे, कब मृत्यु हुई, कुछ नहीं पढ़ा हुआ आपने। जी। वो मध्य प्रदेश में थे, 1960s तक वो जीवित थे, थोड़ा सा देख लो उनके बारे में। जी सर। ऐसे ही साकेत का कौन सा सर्ग है? बहुत प्रसिद्ध है साकेत का नवम सर्ग, जिसमें उर्मिला का जिक्र आता है। कविता आपने अच्छी बताई उर्मिला वाली, वो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, एकदम ठीक बताई आपने। एक्सप्रेशन आपका अच्छा है, मतलब उच्चारण, आवाज़, वो सब बढ़िया है। राम मंदिर वाला, मैं जो राम और ट्रम्प वाला मैंने पूछा आपसे, उसमें ना मुझे ऐसा लगा उत्तर बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा लगा कि शायद याद किया वो बता रहे हैं। मैंने कहा था कि राम के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है जो आप ट्रम्प को बताना चाहेंगे कि आप भी सीख लिए? आपने व्यक्तित्व की जगह केवल डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वो सब कहा, ये व्यक्तित्व की विशेषताएं तो है नहीं। आंसर अपने आप बहुत अच्छा था, पर वो जो पूछा था उससे थोड़ा सा डेविएटेड था। तो प्रश्न को ध्यान से सुन के, क्योंकि वो आंसर इतना अच्छा आपने दिया, मैं समझ रहा हूँ कि आपने पहले से तैयार किया हुआ वो आंसर। किया हुआ ना? सर राम राज्य के बारे में तैयार किया। हाँ वही, आपने वही सुना है ना। तो प्रश्न पे थोड़ा ध्यान देना कि क्या एग्जैक्टली पूछा गया है। हमारे सारे मेंबर्स का मानना है कि आपने उनके बड़े अच्छे जवाब दिए। एक दो केवल, जैसे सीमा और फ्रंटियर है, वो तो बहुत शानदार जवाब दिए, हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे, बहुत सुंदर जवाब दिए। केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा कम आपने बताया। चंद्रशेखर और वीपी सिंह जब बताया तो साथ में जी लगा दीजिए, ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त हैं दोनों, है ना। फिर आप गोरखपुरी का जिक्र कर सकते हैं वहाँ पर। जी सर। और इलाहाबाद में केवल ह्यूमैनिटीज छोड़ना है, आप केवल एयू की बात क्यों कर रहे हैं? MNIT भी तो है वहाँ पर, और इंस्टीट्यूट्स में है। तो इलाहाबाद केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, और AU में भी केवल ह्यूमैनिटीज थोड़ा है, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाई जाती है वहाँ, अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ उसके भी। जी सर। तो वो जो तर्क पूरा था वो तर्क बिगड़ गया था, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के अगर आप इन बातों को ध्यान रख लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा होगा। योग और ध्यान में जो आपने बताया, मेरे ख्याल से वो मिस्टेक थी। आपने शायद ये बताया कि ध्यान एक बृहत वर्ग है, उसका एक हिस्सा योग है। सर मैं योग को बताया था कि हाँ तो ठीक है, योग एक बड़ी चीज़ है, उसके 8 में से एक हिस्से का नाम ध्यान है। बहुत बढ़िया।
कुल मिला के अच्छा है, चिंता वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा इन चीज़ों पर काम कर लीजिए तो 170 से 190 की रेंज आपकी आनी चाहिए, इसी बार आनी चाहिए। ठीक है, कोई सवाल? नहीं सर। नहीं, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।